नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ जर्नल। मैं हूं नारायण हरि। मेरे साथ आज हैं पंचम काजला, जिनका प्रोजेक्ट आज मुंबई के विभिन्न स्टेशनों पे चल रहा है। तत्काल ये एक स्टार्टअप चला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसका नाम है अनुप्रयास। यानी कि अनु में छोटा, प्रयास में एक ट्राई, एक प्रयास, छोटा प्रयास। आज हम इनसे बात करेंगे, देखते हैं कि इनकी लाइफ किस प्रकार से रही, इनका स्टार्टअप किस प्रकार से शुरू किए। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए स्कूल लाइफ नॉर्मल रही, फिर भी आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जो कि रेलवे डिपार्टमेंट, भारत सरकार इनको अपने डिपार्टमेंट में काम करने का मौका दिया, इनके प्रोजेक्ट को चुना। क्या इनके प्रोजेक्ट में खास थी जो कि भारत सरकार को चुनना पड़ा, इससे हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड इनसे देखते हैं कि नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो स्टार्टअप आप जब स्टार्ट किए, तो ये स्टार्टअप स्टार्ट करने की आइडिया आपके माइंड में कब आया? तब आया तो एक्चुअली में कोई प्लान नहीं था कि मुझे ये काम करना है। हुआ क्या कि एक दिन मेरा एक विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड, उसका फ़ोन आया मुझे और उसने मुझे अपने हॉस्टल में बुलाया कि पंचमन्ना, मुझे आपसे बात करना है। तो मैं और मेरी टीम वहाँ पे पहुँचे और तब उसने मुझे अपना पूरा स्टोरी सुनाया कि किस प्रकार वो एक स्टेशन पे गया और उसको अपने घर जाना था और उसने किसी से पूछा कि मुझे ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मेरा ट्रेन है घर के लिए। तो उसने वो मदद लेकर वो उस प्लेटफॉर्म पर चला गया। तो थोड़ी देर बाद जब उसने वहाँ इंतज़ार किया तो देखा कि ट्रेन तो चला गया है। तो जब तक उसे मालूम हुआ कि ट्रेन चला गया तो उसे बहुत गुस्सा है कि यार मेरा ट्रेन मिस हो गया जस्ट बिकॉज कि किसी ने उन्हें गलत गाइड कर दिया। तो उसको बड़ी इस चीज़ से पीड़ा हुई और फिर उसने मेरे को बुलाया कि आप आओ और इसका कुछ इलाज कीजिए। तो मैंने उसको मजाक में बोला कि, और फिर पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जाके ब्रेल के साइनेजेस लगा दो। तो मैंने भी मजाक में बोल दिया कि रेलवेज़ तो मेरे पापा का नहीं है कि मैं ऐसे जाऊंगा और लगा दूंगा। तो कि और उस टाइम पे एज ए संस्था अनुप्रयास में हम काफ़ी तरीके की एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे ब्लाइंड क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाते थे या कभी ब्लाइंड कुछ डांस एक्टिविटी हो गया, तो कुछ कुछ करते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर कुछ करना है तो ये करो, ये सब तो चलता रहेगा। तो अगले दिन मैं फिर रेलवेज़ में गया और मुझे तब मालूम भी नहीं था कि किसको जाना है, किससे मिलना है, क्या बोलना है। तो किसी तरह मैं वहाँ के सीधा डीआरएम ऑफिस पहुँच गया और उनको मैंने अपना जो इनका दिक्कतें या जो उनके सब चैलेंजेस हैं तो वो उन सबको बताई। और जिसको सुन के रेलवेज़ वाले बोले कि ये हम करते हैं और हम नहीं बल्कि आप ही करो इसको, आप इसको लीड लीजिए और बताइए कि क्या क्या करना है। तो वो एक इंसिडेंट से शुरू हुआ और उसके बाद आई थिंक मैं कुछ 3 महीने मैसूर के जितने भी ब्लाइंड स्कूल्स थे, ब्लाइंड कॉलेजेस थे, मैं आई थिंक 100 ब्लाइंड लोगों से ज़्यादा मैं मिला। सबके मैंने जो दिक्कतें आई सबके बारे में मैंने लिखा, पूछा कि किस तरीके के होना चाहिए। उस तरीके से हमने आई थिंक नवंबर 2015 में मैसूर को इंडिया का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन जिस पे ब्रेल साइनेजेस लगे हैं, वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ। सर, तो कहते हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो मन की। लेकिन आप दूसरे का सुने लेकिन दूसरे के बात पे आप किए। तो होता है ना कि अगर दूसरे के बात पे करते हैं तो थोड़े से स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। तो आपको इस जर्नी में किस प्रकार के स्ट्रगल का सामना करना पड़ा? में तो हाँ, अब सुनने में तो बड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ कि ऐसे गए, हुआ, कर दिया। तो उसके ये है कि अगर आपका इंटेंट अच्छा हो या आपकी, हम बोलते हैं ना, नीयत अगर अच्छी हो तो पूरी कायनात उस चीज़ को करने में लगा देती है। तो उस हिसाब से काफ़ी सहायता मिली। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए, उन्होंने बोला कि पंचम जो तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, हम पूरी आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो ज़्यादा अच्छी रही। तो उसके कारण जो अड़चने भी थी तो वो ठीक है, उसके साथ एक्सेप्टेड है। तो ऐसा रहा। सर, तो पिछले एक साल से जिस प्रकार से स्ट्रगल करना पड़ा देश को, पूरी दुनिया को, इसमें एक नया वर्ड निकल के आया, एक नया एम निकल के आया देश के लिए, जो कि आज पूरे भारत में, यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उसको एक्सेप्ट किया, मोस्ट यूजफुल वर्ड, जो कि है आत्मनिर्भर भारत। इसका जो एम है आत्मनिर्भर भारत का, तो जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो आत्मनिर्भर भारत के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल होगा? तो जो हमारा
इंटेंट बोलें या जो हमारा एक जो नीयत भी बोले वो है कि जितने भी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको एक्सेसिबिलिटी में हम हमारे जितने भी हैं वो एक्सेसिबिलिटी में आते हैं। तो हमारे इंटेंट ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने। तो अगर आप एक विजुअली इम्पेयर्ड की जगह में रखेंगे, अगर उसको एक पब्लिक प्लेस में जाना है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है चाहे वो बस स्टैंड है, तो उनको काफ़ी अड़चने रहती हैं कि मतलब जैसे आप प्लेटफॉर्म मतलब स्टेशन के अंदर घुसते हैं, कहाँ से टिकट लेना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे है, तो ये इनको काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। और मेरे को काफ़ी सारे मेरे जो वीआई फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बताया कि इनको क्योंकि रश बहुत होता है तो कभी कभी इनकी ट्रेन्स मिस हो जाती हैं, तो कभी कभी इनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कभी कभी इनको अच्छा नहीं लगता कि हमेशा किसी से पूछ के जाएं, या कभी लोग गलत बता देते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो मेरा फ्रेंड था उसका ट्रेन मिस हो गया, तो उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। बट जो हमारा काम है उसकी मदद से मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं, बट एक वो इंटेंट है। तो उनको अब जैसे प्लेटफॉर्म है, तो अब एक हमारी फ्रेंड है जो सोलो ट्रैवलर है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है कि वो खुद स्टेशन पे जाती है और वो टच करके उसको मालूम रहता है कि मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे जाना है या उस प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो हमारी दिशा उस तरफ है, हमारा इंटेंट उस तरफ है। तो होप करते हैं कि जितनी भी हमारी पब्लिक प्लेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने और हम एक इंक्लूसिव इंडिया का जो हमारा एक आइडिया है वो उसकी तरफ हम काम करें। सर अगर आप ब्लाइंड पीपल के लिए कर रहे हैं तो आज भी अगर समाज में इस चीज़ को देखा जाता है कि अगर ब्लाइंड पीपल कोई आता है सामने, ब्लाइंड पीपल अगर कोई होता है तो उसको इस प्रकार से वैल्यू नहीं दिया जाता है। लेकिन आप ब्लाइंड पीपल को उठाए कि चलो इस प्रकार से इन ब्लाइंड पीपल को इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो क्या डायरेक्टली आप देखें या फिर आपके दोस्त बताया, आपके दोस्त को प्रॉब्लम हुआ उसी टाइम से आप ये सोचे, या फिर उससे पहले भी आप सोशल एक्टिविटी में कुछ इंटरेस्ट रखते थे? तो एक्चुअली मेरा ये पूरा जो मेरा पहला एक्सपीरियंस भी जैसे आप कह सकते हो वो मेरा स्कूल में हुआ। तो जब मैंने एज अ स्क्राइब के लिए वॉलेंटियर किया, तो स्क्राइब एक वो आदमी रहता है जो एक विजुअली इम्पेयर्ड को उनके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प करता है। तो आप उनको क्वेश्चंस बताते हैं, तो आंसर बताते हैं और आपको उनका लिखना होता है। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो कि बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं वो आज भी याद है, पापा के साथ स्कूटर में आगे खड़ा होकर मैं वहाँ पे गया और वो आए और उनका मैंने पूरा एग्ज़ाम दिया। और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब 2 महीने बाद वो और उनकी फैमिली मेरे घर पर आए मिठाई के डब्बे के साथ, और उन्होंने हमें बड़ा शुक्र अदा किया कि आपके बच्चे के कारण जो हमारा बेटा है वो आज ये जो भी ऑफिसर हैं वो उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक करके वो ऑफिसर लग गए हैं। तो वो जब चीज़ हुई तो वो दिन मेरे को आज भी याद है। तो मेरे को बड़ा मज़ा आया कि, और मैं बड़ी सुगदनी जैसे बोलते हैं मतलब और क्योंकि स्कूल में मैं बड़ा एक एवरेज बच्चा था तो इतनी अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती थी। तो वो जब मेरे को जो उन्होंने ऐसे बताया कि, और मेरे आई थिंक घर वाले भी बोले कि मतलब हम आपको मतलब वी फील प्राउड कि आपने ये चीज़ किया। तो वहाँ से मेरे को लगा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है कि कुछ कुछ ऐसा करते रहना चाहिए। तो वहाँ से मेरा शुरू हुआ। और रही बात विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के बिहाफ पे जो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली एक्सेसिबिलिटी है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दूसरा है हम सबका जो उनकी तरफ एक एटीट्यूड है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हम अगेन इंटेंट हमारा ही है कि उसको भी हम ब्रेक किया जाए और उनको भी एक ऐसा समाज में जो एक इक्वल उनके जो राइट्स हैं उनको वो मिलें। क्योंकि स्किल सेट में कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि उनको इतनी चीज़ों को लेकर हम मतलब वही हमारी नीयत है कि उसके ऊपर हम काम करें। सर आपने एक बात किया कि आप एक ब्लाइंड पर्सन को आप एग्ज़ाम में हेल्प किए, वो जा कर के ऑफिसर बन गया। आपकी नज़र में जो सक्सेस होती है, आपकी नज़र में सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस मेरे हिसाब से 3 पैरामीटर्स के ऊपर मैं उसको जज करता हूँ। सबसे पहले तो आपको खुश होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ही वो है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आप जिस स्टेट में हैं, जो आपका मेंटल है वो एकदम सुखद होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम एक जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी देखते हैं कि एक तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं या वेल्थ बोल सकते हैं कि आप एक ऐसी स्टेट में आए जहाँ आप कुछ भी करना, जो आपका आपका जो भी आपको करना है, जिस तरीके से भी आपको टाइम व्यतीत करना है वो कर सकें। और तीसरा एक अच्छी सुगद नींद, कि वो काम के साथ ही आती है कि अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब आप रात को सोएंगे तो आप एक चैन की नींद सोएंगे। तो मेरे हिसाब से खुश मिजाज और ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल एक लेवल तक जिसमें आप
थोड़ा इंडिपेंडेंट रहें, और तीसरा कि जब आप रात को जाएं तो एक अच्छे से सो सकें। तो मेरे हिसाब से ये सक्सेस है। सर ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी एजुकेशन लाइफ स्टार्ट करता है, 10th तक माने तो सही चलता है, लेकिन 10th के बाद उसके ऊपर एक फैमिली प्रेशर आने लगता है कि आपको ये करना है। फैमिली पेरेंट्स उनके ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं कि तुमको इंजीनियरिंग करना है या तो फिर मेडिकल करना। क्या आपके ऊपर भी इस प्रकार की प्रेशर आई थी फैमिली की? प्रेशर तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे को याद है कि जब चितकारा कॉलेज में मेरा आई थिंक 3rd ईयर की बात थी, तब मैं थोड़ा पढ़ाई में मैं थोड़ा कम हो गया था कि मतलब इतना मैं उसके उसके प्रति इतना मैं काम मतलब इतनी पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो तब मेरे पापा ने भी बोला कि बेटा मतलब हम तो सर्विस क्लास वाले लोग हैं, और मतलब हमारा ऐसा तो है नहीं कि आपको दुकान पे जाके बैठना है या कुछ ऐसा, वो भी नहीं है, और फाइनेंशियली हमारा ठीक ठीक है, तो जो भी करना है आप करो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एक सब्ज़ी का ठेला लगा के दे सकता हूँ कि मेरे पास तो इतनी हैसियत है। तो वो सुन के मेरे को बड़ा लगा कि यार कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो तब जाके फिर मैंने मेहनत किया, और फिर चितकारा के दम पे या बोलूँ, या चितकारा की अपॉर्चुनिटी हमें दी कि मैंने इन्फोसिस जैसी कंपनी क्रैक किया, और वहीं से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहा। और उस टाइम पे आई रिमेंबर कि रिसेशन भी था, लेकिन फिर भी मैं चितकारा को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे भी इंश्योर किया कि जो बच्चों का फ्यूचर है वो ठीक रहे। और इन्फोसिस जैसी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ, और मैं चंडीगढ़ से मैसूर गया, और वहाँ से फिर मेरी जो दूसरी इनिंग्स कह सकते हैं, जो मेरी दूसरी जर्नी है वो शुरू हुई। तो ऐसा। सर अगर कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करता है तो सबसे पहले उसका एम होता है कि फिनेंशियल, लेकिन आप स्टार्ट किए तो एक सोशल इशू को लेकर के कि जो ब्लाइंड का जो प्रॉब्लम था, ये पूरे दुनिया में अगर माना जाए तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। क्या ऐसा लगा कि अगर मैं इसको लेकर के चलता हूँ तो आने वाला फ्यूचर मेरा इस प्रकार से हो सकता है, फिनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो जाए? क्योंकि आजकल के अगर देखा जाए तो उतना ब्लाइंड से रिलेटेड कुछ है नहीं भारत में। तो आपको क्या लगा फ्यूचर उस टाइम कर रहे थे, फ्यूचर आपका क्या लगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला जो मैं सभी को बोलता हूँ, कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, और वो हमारी शुरू से थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी। और दूसरा, ये एक पूरा जर्नी रहा है मेरा सोशल सेक्टर में, क्योंकि मैंने कोई डिग्री नहीं किया सोशल सेक्टर में या कुछ ऐसा नहीं है। तो एक जो लोगों का परसेप्शन है कि यार सोशल सेक्टर में हो तो आपको कुर्ता डालना है, कम पैसे में काम करना है, या मतलब हर टाइम धरने लगाने, मतलब वो एक छवि बनाई गई है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों का भला भी कीजिए, अपना भी भला कीजिए, क्योंकि एक ऐसा टाइम भी था कि जब मैंने इस काम के लिए जॉब छोड़ दिया था अपना, और तब लोगों ने बोला कि यार आपको तो इतने में ही अपना गुजारा करना चाहिए। और वो दिन मेरे को आज भी याद है, जब आपको बोला, उन्होंने बोला कि यार आपको तो इतने में ही आपको होना चाहिए, आप बड़े सपने मत देखिए। तो तब मुझे हिट किया कि यार मतलब मुझे भला तो करना है, लेकिन जब तक मैं अपना भला या अपने आप को एक स्टेबल नहीं कर पाता तो मैं दूसरे की मदद तो कैसे करूँ? अगर मेरे पास ही रोटी खाने को नहीं है तो मैं दूसरे को कैसे दूंगा? तो वो एक ज़रूर चीज़ है कि सोशल सेक्टर में आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आप भी अपना अच्छे से ख्याल रखें, तभी आप किसी की भलाई के बारे में आप सोच सकते हैं। और अनुप्रयास के साथ भी हमारा हालांकि कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम इस तरीके से करेंगे, ऐसे होगा या वैसे होगा। ये तो कोई एक तरीके से हमारा कोई प्लान भी नहीं था। बट जिस जिस तरीके से हालात बनते गए या काम हमारा होता गया, या एक जो वही बोला ना, जो हमारा इंटेंट रहा, तो उसके कारण हमें काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी हेल्प मिला, और लोगों ने भी हमें बहुत प्रोत्साहन दिया कि आप आगे जाएं और काम करें। और रेलवेज़ में भी ऐसे लोग मिले जिन्होंने काफ़ी हमें बोला कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप आगे जाइए। तो इस तरीके से चलता रहा, मतलब वही इन शॉर्ट की नीता नू मुरादा वाला एक पंजाबी में बोलते हैं कि आपकी नीयत ठीक हो तो कहीं ना कहीं से लोग जुड़ जाते हैं जो आपको मतलब एक धक्का देते हैं या आपकी सपोर्ट करते हैं। और तभी मैं ये बोलता हूँ, जो भी जिस मुकाम पे अभी हम पहुँचे हैं, अभी तो बहुत काम करना है हमें। तो जितना भी लेवल का अगर मैं बोलूँ छोटा सा जो भी सक्सेस जो हमें मिला है, तो उसका श्रेय मैं पूरी जो जितने भी लोग आज के टाइम पे जुड़े हैं, चाहे वो मैसूर के हों, चाहे वो बैंगलोर के हों, चाहे अभी जैसे मैं चंडीगढ़ में हूँ डिविजन के साथ काम कर रहा हूँ,
तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत उनकी सोच है कि हम बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। और जो इवन भारत सरकार की जो सोच है या रेलवेज़ की जो सोच है, उनका तो आज के टाइम पे ये सोच है कि उनको एयरपोर्ट्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया जाए, वही इंटेंट है। बट एक इंडिया मतलब एक छोटा सा कंट्री तो है नहीं, मतलब इंडिया अगर आप देखें तो छोटा छोटा कंट्रीज़ का बना हुआ है, कम से कम 50-60 कंट्रीज़ को अगर आप जोड़ेंगे तो वो है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। और तो उस हिसाब से बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो और अगर आप पहले से बात करें और अब की बात करें, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अगेन कुछ भी चीज़ में आप किसी भी फील्ड में देखिए, एक वो स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का, तो वो कर रहे हैं। और आज मतलब मुझे भी उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया जिन जिन भी डिविजन्स में काम मैंने किया है। तो ये ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं यार, अच्छा सोच, वही मैं तो ये बोलूँगा, अच्छा सोच है। बाकी हम अपने लेवल पे जितना काम कर रहे हैं वो हम साथ के साथ कर रहे हैं, ठीक है। सर एज ए यूथ आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है आजकल के यूथ जो है उनको क्या करना चाहिए देश के लिए, समाज के लिए? अम, देखिए, एक तो मैं यही कहूँगा कि अपना जो जो लाइफ का पर्पस होता है वो पर्पस ढूंढना होता है। तो पहले तो एक ऐसा काम कीजिए जिसमें उनको मज़ा आए, और ऑब्वियसली कुछ ऐसा भी सोचिए कि आप सोसाइटी को कुछ गिव बैक